તમારી એક્ઝામ એટલે
आप लोगों के डाउट पहले DPP 4 आप लोगों को करके लाना था 1 to 35 37। तो देखो कोई क्वेश्चन में डाउट हो। मैंने DPP 4 के बता दो फिर 21 या 24 21 का देखो ना क्या दिया 21 वाला क्वेश्चन देखोगे आप लोग। तो आपको दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दोस कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टोटल। और उसमें आप लोगों को एक कंडीशन भी दिया हुआ है। क्या कंडीशन है? अच्छा पहले तो कितने अल्फाबेट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फोर्थ वाला जो पार्ट उसमें बोले कि नो टू लेटर्स ऑफ D S T आर कंट्रीब्यूटेड। तो वही बात होगी, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। एक चीज में से कोई भी दो साथ में नहीं आना चाहिए, तो क्या करते थे? बाकी सबको है तो GST को हटा दो, बाकी बच्चे कितने 1 2 3 4 एंड 5 को अरेंज करोगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल। इसके आजू बाजू में कितने थे? 6 चाहिए कितने? 3 तो इंटू क्या कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, तो बस हो गया। तो 5 फैक्टोरियल 120 63 6 into 5 into 4 तो ये भी 120 हो रहा है। तो आप लोगों का आंसर 14,400 होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे से समझ लिया करो, क्वेश्चन में बाकी हो जाएगी। फिर 12th वाले में PNP के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आंसर? How many arithmetic progressions are there? Whose first term is in the set 1 2 3 and whose common difference is in the set 2 3 4। तो ये एप्ली के अंदर दो ही तो चीज होती है, उसका फर्स्ट टर्म होता है, उसका डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 12th क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? अब मेरे को फर्स्ट टर्म स्टार्ट करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। कौन कौन सा? 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ और 3 से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर के लिए कितनी चॉइस? 3 3 1। इस तीनों में से किसी से स्टार्ट किया होगा तो A के लिए 3 चॉइस और फिर डिफरेंस के लिए वापस 3 चॉइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 3 4। तो डिफरेंस में 2 भी रख सकता था, डिफरेंस में 3 भी रख सकता, डिफरेंस में 4 भी रख सकता। तो अगेन वापस 3 3 1। तो 3 3 1 into 3 3 1। आप अलग अलग कितने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो? 9। ठीक है ना? उसके बाद 21 का 7 रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। तो क्या नहीं है? अच्छा सॉरी, ऑर्डर ऑफ वोवेल्स रिमेन सेम। तो क्या बताया था आपको? जिसका ऑर्डर इनफैक्ट मैंने आपको ये 10 बार बोला, लिख भी लो अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सम ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज में क्या करते हैं? सिमिलर लेना होता है। लिखा आपने कहीं पर? तो पता तो नहीं चला। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सम ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज में क्या करना है? वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्योंकि उसका ऑर्डर ही आप चेंज नहीं कर पा रहे। चेंज करोगे तो फायदा होगा ना, चेंज करने को मना कर दिया जाए। तो इसमें वोवेल्स कितने भी है ना आपके पास? A U E, ये तीनों आपके लिए क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर Six persons meet in a room and each set can be told the others find the total number of handshakes that took place. Yes.
एक हैंडसेट के लिए कितने लोग चाहिए? कौन से दो? कितने लोग? एक मतलब कोई भी दो चलेगा ना, तो 62 15। मिनिमम कंडीशन देख लो, एक हैंड सेट करने के लिए एक आदमी से तो होगा नहीं, दो आदमी तो चाहिए। कौन से दो? कोई भी दो, मतलब दो के जितने ग्रुप बनेंगे उतने हैंड सेट होंगे। तो 62 कैसे नहीं आएगा? फर्स्ट पॉइंट को टॉस किया तो चॉइस कितनी? सेकंड पॉइंट को टॉस किया तो, थर्ड पॉइंट को टॉस किया तो, और मेरे को कितनी बार करना है? और जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक तो 2C1 into 2C1 into 2C1 n टाइम तो 36. In how many ways we can select 5 cards from a deck of 52 cards? If each selection must include at least one kind. पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई? कितने कार्ड में से अपने को सिलेक्ट करना है? 52 कार्ड है ना? क्या दिया हुआ? 52 पर आपको देना आंसर थोड़ा मतलब एटलीस्ट 5 कार्ड हमको सिलेक्ट करना है। 36 में से 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, और उसमें बोला गया कि मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में? आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया? एक कलर रिपीट होगा, नहीं कलर नहीं, शुड आंसर भी आएगा, पर खाली उसमें पूछना है कि जब लास्ट में डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो समझे नहीं आप? 5 कार्ड आपको लेना है, और कंडीशन ये है कि हर काइंड का एक कार्ड तो होना चाहिए। अब आपके पास काइंड कितने? 4, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। आपको चारों का एक कार्ड तो होना ही चाहिए, तो चारों का एक कार्ड। अब ये इसमें आप लोग एक बार देखिएगा, ये क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस है बच्चों के। कैसे मैं समझाता हूँ? बच्चे इसको क्या करेंगे कि उनको ये पता है कि भाई हर एक में से कितना कार्ड लेना है, एक तो मिनिमम लेना है, पर टोटल सिलेक्ट कितने करना है? 5 सिलेक्ट कितने करने? 5। तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पर 13 कार्ड होते हैं, जो मैं पहले गलती करूंगा उसका बता दो, फिर आपको नहीं बताना ऐसा क्यों गलती है। इसमें 13 है, कंडीशन की सबसे उसमें से एक कार्ड लेना है आपको, ये आपकी मिनिमम कंडीशन है। तो 13C1 into 13C1 into 13C1 into एक स्पेड में जाया, एक क्लब में जाया, एक कितने कार्ड हुई? पर लेने कितने थे? और एक लेना बाकी है। अब वो एक कोई भी लेगा चलेगा, टेंशन नहीं। तो बाकी बचे कितने कार्ड? कोई भी एक ले सकता। सही है ना? लॉजिकली सही है सब कुछ भाई। आपको कंडीशन के हिसाब से चारों में से एक एक लेना चाहिए था, तो एक एक ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से एटलीस्ट हर काइंड का एक कार्ड होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले वो कंडीशन फुलफिल करवाई। उसके बाद और एक कार्ड लेना बाकी था, क्योंकि टोटल 5 कार्ड थे। तो बाकी अब ये एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, तो 4 काम हो गए। बचे कितने? 48। तो फिर और एक ले लूंगा, तो 48C1। सही है? पर इसको आप करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। डिवाइड बाय 2 करके मतलब डिवाइड बाय 2 क्यों? क्योंकि सेम मतलब सेम काइंड का एक और कार्ड आ गया ना, तो डिवाइड बाय 2 करके सिमिलर थोड़ी होगा। मेरे पास इतना है और एक पास का आया, तो सिमिलर था। सेम काइंड का है, तो सेम काइंड का है तो सिमिलर थोड़ी है। तो क्वेश्चन सेम काइंड के मतलब अच्छा, ये काइंड के ऊपर ही है, तो सेम काइंड की तो है। डिवाइड बाय 2 नहीं होगा इसमें, और गलत कर लीजिए। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि मतलब वो जो हम एक चूज करेंगे वो चारों में से किसी एक में से भी आ सकता है। तो मतलब चारों में से किसी एक में से भी आ सकते हैं। जब ये स्पेड क्लास है तो सब में से ले लेना, स्पीड का चाहिए था, एक क्लब का चाहिए था। इसमें लॉजिकली कुछ भी गलत नहीं है, इसका गलत होने का रीजन ही कुछ अलग है। जो आप सोच रहे थे गलत, उन्होंने क्या बोला? 4 बैंक के किसी तुमने ले क्या नहीं किया? नहीं, जो भी हो गया जो चूज किया हमने, तो उसमें बोला है कि एटलीस्ट वन, तो मतलब हम चारों में से भी कोई एक ले सकते हैं। तो चारों में से एक एक लिया जो भी तो ले सकते थे। 48C1 जब करोगे तो बाकी 48 में से जब एक कार्ड सिलेक्ट होगा तो वो एक कार्ड कोई तो काइंड का होगा ही ना। तो वो जो डायमंड कहता डायमंड के तो हो गए, एक ऑलरेडी लिया तो और एक आ गया, तो क्या प्रॉब्लम? नहीं ले सकते ना, 5 तो कार्ड लेने आपको।
आगे ना आपको 48 जीवन का मतलब नहीं समझ आएगा। मतलब 48 जीवन का मतलब क्या, 48 में कोई भी कार्ड आया होगा, वो स्पेड का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। मैंने ये बोला कि आप लोग इसमें गलती ढूंढो तो ऐसा नहीं कुछ भी बोलोगे, आप लोग सोच के बताओ क्यों गलत है, इसमें कोई गलती है इसके अंदर। लॉजिकल ऐसा लगता है लॉजिक एकदम सही है पर इसका गलत है, फिर भी आंसर नहीं आएगा इसका रीजन में बताता है। इसमें गलती ये है, मतलब गलती कुछ नहीं है, लॉजिक एकदम सही है, बट इसमें हुआ क्या होगा, इसमें बहुत सारे रिपीटेशन आ गए होंगे। कैसे, हमने स्पेड का एक कार्ड लिया, अब मान के चलो कि वो कार्ड मेरा 10 नंबर का कार्ड सिलेक्ट हुआ, ठीक है। क्लब का एक लिया, तो क्लब का 7 नंबर का कार्ड सिलेक्ट हुआ, डायमंड का और डायमंड का सिलेक्ट हो गया, केस सिलेक्ट हो गया, हार्ट का सपोज किंग सिलेक्ट हुआ, ठीक है। चारों का एक एक कार्ड लिया, फिर हमने बाकी 48 में से और एक कार्ड लिया। जो 48 में से एक कार्ड लिया होगा, मान लो कि वो कार्ड क्लब का 10 आया, क्लब का 10 आया, हो गया, मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। चारों में से एक कार्ड आना चाहिए था, एटलीस्ट वही एक कार्ड आ गया, एक क्लब में से 2 कार्ड आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये जो आंसर आया आपके पास, इस आंसर के अंदर एक कॉम्बिनेशन ये बना होगा ना। अब इसको दूसरे, पहले एक कॉम्बिनेशन ले, मैं दूसरी कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। पेज में से एक कार्ड लिया, सपोज वो कार्ड 10 आया, क्लब में से एक कार्ड लिया सबसे पहले, तो जब क्लब में से मैंने एक कार्ड लिया वो तो बस 10 आया, फिर डायमंड में से एक कार्ड लिया, डायमंड का ही आया, फिर हार्ट का एक कार्ड लिया, वो किंग आया। अब 48 में से बाकी एक कार्ड ले रहा हूं, तो बाकी 48 में से जब मैं एक कार्ड लूंगा और वो कार्ड 7 आ गया, तो ये दूसरी कॉम्बिनेशन बनी जो इसके अंदर इंक्लूड होगा, पर ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन तो सेम है, ये तो वही 5 कार्ड है जो ऊपर आए थे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिपीट हो, इसलिए इसमें आंसर ज्यादा आ रहा है जो आना चाहिए उससे। इसलिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है, ये कोई भी तरीके से पूछ सकते हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा हो कि आपके 4 अलग अलग कलर के बैग है, या तो फिर एक ही बैग है, उस बैग के अंदर 10 रेड बॉल है डिफरेंट, 5 ग्रीन बॉल है, 6 ब्लू बॉल है, और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से आपको 5 बॉल सिलेक्ट करना है। कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 5 बॉल सिलेक्ट करना, और हर कलर का एटलीस्ट एक बॉल तो होना ही चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक रेड सिलेक्ट कर लिया, एक ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, एक ब्लू सिलेक्ट कर लिया, अभी बचे और 2 बॉल, और बाकी बॉल कितने बचोगे? टोटल 21 थे, उसमें 3 निकाल लिए तो बचे कितने? 18। अब उसमें कोई भी 2 निकाल, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हर कलर का एक कार्ड आना चाहिए, हर कलर का एक बॉल आना चाहिए, वो आ रहा है। और अगर ऐसे करोगे तो आपका आंसर सही नहीं है, और ये ऑप्शन में दिया ही क्यों नहीं आएगा भाई? वापस रिपीटेशन चालू हो जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा केसेस ही बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? आपको केसेस ही बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर केस बनाना पड़ेगा। केसेस कैसे बनेंगे? स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, मुझे 5 कार्ड लेना और हर काइंड का एक एक कार्ड लेना, तो कोई तो एक ऐसा काइंड होगा जिसमें से आपको 2 कार्ड लेना पड़ेगा, है ना। कोई तो ऐसा काइंड होगा जहां से आपको 2 कार्ड लेना पड़ेगा। वो 2 कार्ड यहाँ से भी हो सकता है, एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, ये पॉसिबल है। 2 यहाँ से, बाकी 3 में से, 2 यहाँ से, बाकी 3 में से, 2 यहाँ से, बाकी 3 में से, यही 4 केस हो सकते हैं। अब ये चारों को ऐड करूंगा, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। इसका फिर आंसर क्या लिखूंगा? पेज में से 2 ले रहा हूँ, कितने में? 13C2, तो गलत है। सही आंसर क्या होगा? 13C2 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस का आंसर प्लस 13C1 इंटू 13C1, 13C2 इंटू 13C1 इंटू 13C1, तो चारों सेम ही लिखेंगे, इसको इंटू। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग केसेस बनाइए और करिए, वरना फिर होगा तो रिपीटेशन चालू हो जाएगा, तो रिपीटेशन माइनस करना पड़ेगा, और वो ज्यादा मुश्किल है केसेस बनाना। जैसे आपने मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिपीट होके उसका मतलब सेम का रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2, आंसर
सही आ हाँ, वो आंसर इसलिए सही आ रहा है क्योंकि इसमें 2 ही केस बन रहे हैं ना। ये 5 ही काट लिया, अगर ये 6 काट लेते हैं आप इसमें से तो डिवाइड बाय 2 करते तो नहीं आता। जैसे 5 काट लिया, अब यही क्वेश्चन का क्वेश्चन सेम कि हर काइंड में से एक लेने पर काट 6 सिलेक्ट कर। तो उसमें ऐसा नहीं कर सकता कि पहले एक ऐसा केस जिसमें सिर्फ तो मतलब सिर्फ एक में से रिपीट हो रहा है और ऐसा केस जिसमें 2 रिपीट हो रहा है, तो कैसे सिर्फ बनाना पड़ेगा डायरेक्टली डिवाइड कर। नहीं जैसे इसमें मैंने सीधा डिवाइड बाय 2 कर क्यों किया आपने डिवाइड बाय 2? क्योंकि जो साइन है वो रिपीट हो रहा है। साइन तो हमें वैसे भी रिपीट होगा, हम डिवाइड कब करते हैं? जब कोई चीज रिपीट होती है नहीं, जब चीजें जब आपका अरेंज करना होता है। पहले तो इक्वेशन अरेंजमेंट का था ही नहीं। हम डिवाइड तभी करते हैं जब हमारे पास सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी में अरेंजमेंट में, क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज करने पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके अरेंजमेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं। हम कभी भी कॉम्बिनेशन में कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। वो इसलिए आपका मैच हो गया क्योंकि 5 ही काट लेने को बोले तो ये और ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, 7 10 10 7 यही 2 केस रिपीट हो गए। एक एग्जांपल, इसलिए आपका डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो मैच हो जा रहा है। अगर यही चीज अगर 6 काट सिलेक्ट करने होते हैं तब 2 से डिवाइड कर दो तो नहीं होता है ना, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बेटर है कि आपने उसको कैसे सी कर लिया। तो ये ध्यान में रखना, ये मिस्टेक और कोई क्वेश्चन में ना कर लो आप लोग। फिर बताओ और कोई रह गया किसी का भी 1 to 37 में 35। क्या ये वापस देखो देन की कंडीशन आई, ये वही था ना क्वेश्चन। थोड़ी डीपीपी 1 में 5 इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट सेम है पूरा का पूरा, कुछ अलग नहीं। आपको बोला गया है कि कमिटी ऑफ 6 इज टू बी चूजन फ्रॉम द 10 पर्सन। 10 में से कितने को चूज करना है? 6 को। कितने को चूज करना है? 6 को। पर क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है उसके अंदर, एक है पर्टिकुलर पर्सन ए इज चूजन देन अनदर पर्टिकुलर पर्सन बी मस्ट बी चूज। अगर आपने ए को चूज किया तो बी को मुझे चूज करना है। जिसमें कि मेरे को ए को लेके मेरे पास 2 चॉइस, ए को लूं या ए को ना लूं। सही है, ये तो होगा। अगर मैंने ए को लिया तो कंपलसरी मुझे बी को लेना पड़ेगा, नहीं तो 2 तो हो ही गए 2 टोटल 6 चाहिए। कितने से टोटल कितने चाहिए? उसमें से 2 ले चुके हो तो और कितने हैं? 4। कितने में से? तो 84। और अगर मैं यहाँ पर ए को नहीं लेता हूँ तो बी को लेना आपकी चॉइस है। तो थोड़ी कि ए को नहीं लोगे तो बी को भी नहीं लेना, तो लिखा ही नहीं। तो ये हटा दो तो बाकी बचे 9 तो ऐड कर लो आंसर। 84 70 96 और 93 सेम होता है ना। 96 को लिख सकता हूँ मैं 93। कौन सी प्रॉपर्टी? एनसी ऑफ आर इक्वल टू एनसी ऑफ 9 into 8 into 7 डिवाइड बाई 3 into 2 into 1। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 84। ठीक है। ये डीपीपी 3 में एक 12 क्वेश्चन में वेरिएशन पूछना है। 12 क्वेश्चन वाला कौन सा? उसमें हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 133। सॉरी देखिए कौन सा? सॉरी सर, डीपीपी 1 का 40 सेकंड। डीपीपी 1 का 40 सेकंड। हाँ, उसमें हाउ मेनी नंबर डिवीजन ऑफ मीडियन कैन बी फॉर्म वाला है। अगर उसी की जगह 1000 होता तो हम 0 को भी चूज कर सकते हैं और फर्स्ट फेज के लिए रिटर्न है 1000। तो फिर जैसे हम लोग केसेस बनाते हैं ना मतलब आप प्लेसेस जितना गिनोगे उसमें अपने कितने, आपको वो डिपेंड करेगा आपने कितने डब्बे लिए। हाँ, नहीं जैसे हाउ मेनी नंबर कैन बी ग्रेटर देन मिलियन।
तो इससे ज्यादा जितने भी लेने तो हम देख सकते हैं, मतलब 1000 से ज्यादा में मतलब बराबर। तो आप कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो, बट मैं मुझे जो नहीं ये मैं समझ गया, बट आप जो पूछना चाहते हैं 1000 से बड़ा, तो आप ये बोल रहे कि फर्स्ट प्लेस पे 0 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, तो डिपेंड करते हैं कि 1000 से बड़ा अगर आप ले लो तो आपने 1000 से बड़ा मतलब 1000 से बड़ा मतलब 4 डिजिट से बड़ा, तो आप 5 डिजिट का अलग से ले रहे हो और 6 डिजिट का अलग से ले रहे हो, 1 2 3 4 5 7, फिर 7 डिजिट का अलग से ले रहे हो। ये अलग अलग केसेस बनाते हो आप कि 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का। जब 5 डिजिट का बनाओगे वो भी 1000 से तो बड़े ही होंगे। अब 1000 से बड़े तो 5 डिजिट के आप जब लोगे तो कौन सा ले रहे हो मैटर करेगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है। तो 5 डिजिट का अगर ले रहे हो तो आपने 5 प्लेस लिए होंगे। अब 5 प्लेस लोगे तो फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं रख सकते हो, 0 रखने जाओगे तो 4 ही डिजिट का नंबर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें 4 डिजिट का भी नंबर चलेगा, 4 डिजिट का भी नंबर चलेगा, क्योंकि 1000 से बड़े तो जैसे 1001 लिखा तो 4 डिजिट का ही हुआ। अगर मैं 4 डिजिट का अगर बनाता और 4 प्लेस बनाऊंगा, फिर अब 4 प्लेस बनाए तो इसमें 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 5 डिजिट में 0 रख सकते हो, बट आप आप प्लेसेस से कर नहीं पाओगे। इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब 5 डिजिट लिया तो आपने कौन से 5 नंबर यूज कर रहा हो, तो कैसे आपको 20 में 2 डबल 2 ट्रिपल 3 0 भी तो यूज कर सकता है ना। इसमें फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि आप जो 4 डिजिट ले रहे हो 4 डिजिट में कोई रिपीटेशन है या नहीं है। रिपीटेशन नहीं है तो ऐसा होगा, रिपीटेशन होगा तो ऐसा होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को याद हो तो मैंने जब प्रैक्टिस क्लास चलता था तब करवाया था मैथमेटिक्स, जिसमें आपको 4 अल्फाबेट लेके वर्ड बनाना था। कैसे बनाओगे बताओगे कोई मुझे? आपको बोला गया कि मैथमेटिक्स एक वर्ड है, वर्ड में मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दी, अब आपको आना ही चाहिए। इसमें आपको सिर्फ 4 अल्फाबेट लेके वर्ड बनाना है, तो कितने वर्ड बने? इसमें सिर्फ मुझे 4 अल्फाबेट लेना है और वर्ड बनाना, तो टोटल कितने वर्ड बने? मैथमेटिक्स में सिर्फ 4 अल्फाबेट लेके वर्ड बनाना, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? क्या होगा बताओ? किसी का आ जाए तो बताना। आगे कर नहीं हो गया होगा। अर्थ का आपसे बोलना हो गया क्या? ये क्या हो गया आपको लग रहा है सही है, जिससे कि तो अब 11C4 मतलब आपको लगता है कि 11 में से 4 लेटर लिया है ना, 4 लेटर को अरेंज किया तो 4 फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल किस लिए है? मतलब क्या रिपीट हो रहा है? मतलब ये आपने ये इसलिए आप डिवाइड कर रहे हो बिकॉज m 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। फिर वापस 2 फैक्टोरियल आप कर रहे हो तो डबल a आ रहा है इसलिए, फिर वापस 2 फैक्टोरियल कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है डबल t आ रहा है। ये कितने लेटर हुए? 6। आपने कितने सिलेक्ट किए थे? तो 6 आए क्या? और आपको ये भी कैसे पता कि जो 4 लेटर आपने सिलेक्ट किया उसको रिपीट हो भी रहा है? मैंने उस क्लास में बताया था ऐसे नहीं होगा। ये ऐसा तभी होगा डायरेक्टली जब आपके पास यहाँ पर खुद से रिपीट ना हो रहा हो। यहाँ पर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। एक लेटर रिपीट हो रहा है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, 2 लेटर रिपीट हो रहा है, तो बताओ कैसे करेंगे? ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि जो अल्फाबेट आप सिलेक्ट करो रिपीट होगा या नहीं होगा। अच्छा चलो एक मैं बता देता हूँ क्योंकि इतना टाइम लग रहा है आप लोग को, फिर आप लोग को दूसरा वर्ड दूंगा वो करना आप लोग। ये वर्ड है आपका क्या करने का। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो
आप डायरेक्टली कर सकते हो, अल्फाबेट रिपीट नहीं होता था। इसकी जगह पर कोई मुझे बोलता है रैंडम वर्ड और सेम क्वेश्चन होता कि रैंडम के 6 अल्फाबेट में से कोई भी 4 अल्फाबेट लेके मैं वर्ड बना रहा हूँ तो कितने वर्ड बनेंगे, तो मैं डायरेक्टली बोल देता 64, कुछ नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि 6 है, कितने चाहिए 4, कोई भी 4 है, क्या फर्क पड़ता है, रिपीटेशन तो होने ही नहीं वाला है, राइट। बट यहाँ ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकक्या क्या रिपीट हो रहा है, एम 2 बार है, ए 2 बार है, डी 2 बार है, फिर एच ई आई सी और एस, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पर केसेस बनाना चाहता हूँ। पहले मैं सोच लूंगा कि क्या क्या टाइप के वर्ड बन सकते, अगर बनाना चाहते तो आपके हिसाब से क्या क्या किस टाइप के वर्ड बन सकते थे? कोई भी रिपीटिंग, एक ऐसा वर्ड बन सकता है एम एच ई आई को लेके, मतलब कोई भी रिपीट नहीं। फिर दूसरा टाइप डबल एम आई सी को लेके वर्ड बना सकता था। तीसरा डबल एम और यही कैसे हो सकता है? पहले किसी समय से सोच लेने का, कोई भी पीएचडी को फिर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करने का। अब इससे मैंने मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किया तो मुझे 4 लेटर चाहिए और एक भी रिपीट नहीं होगा, तो नो रिपीटेशन वाला केस। तो कितने में से सिलेक्ट करोगे? कितने सिलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 84 इंटू 4 फैक्टोरियल। अरेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड बनाना है। डिवाइड होगा इसका कुछ नहीं होगा, क्यों? नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, 1 लेटर इज अलाइक। 1 लेटर इज अलाइक का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक लेटर रिपीट हो रहा है, तो किसको करोगे रिपीट? कोई चीज, कोई भी, मतलब एम भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकर से 3 में से ग्रुप ले रहा हूँ, ऐसा हो सकता हूँ। तो 3 में से ग्रुप लिया मतलब 2 अल्फाबेट सिलेक्ट हो गए, कितने चाहिए थे? 4, तो 2 आ गए, तो अभी भी 2 बाकी है, और बाकी तो कहाँ से लोगे? 7 सी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है 5 सी, क्योंकि अगर मैंने डबल एम लिया होगा तो एक ए और एक सी तो ले सकता है, ले सकता था ना, इसलिए 7 C2 होगा, 5 C2 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर सिलेक्ट हुए? 4। भाई पूरा ग्रुप लिया तो डबल एम एच और ई एस से कुछ सिलेक्ट होगा। अब इसको अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हुआ 1 लेटर इज अलाइक। थर्ड केस 2 लेटर्स आर अलाइक। थर्ड केस क्या होगा? 2 लेटर्स आर अलाइक। 2 लेटर्स आर अलाइक मतलब डबल एम डबल ए डबल ए डबल टी, तो 3 में से कितने ग्रुप, कितने लेटर आ गए? अब अरेंज कर लेते तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर को ऐड करूंगा या मल्टीप्लाई? ऐड, क्योंकि 3 अलग अलग है। समझ आया सबको? चलो 1 लेटर इज अलाइक वो वाला ऐसा, एक लेटर रिपीट हो रहा है तो किसको करवाओगे? तो तीनों जो ग्रुप से उनमें से कोई एक रिपीट हो रहा है, उसी को तो बाहर से किसी में से डबल एम होगा या तो डबल ए हो गया तो डबल टी होगा, इसी को रिपीट करवा सकते हो और तो किसको रिपीट करवाओगे? इसलिए ये 3 में से एक ग्रुप ले लिया तो 2 लेटर, ये ग्रुप लिया तो डबल एम तो आ गया, ये लिया तो डबल ए आ गया, ये लिया तो डबल टी आ गया, तो 2 अल्फाबेट आ गए, 2 और चाहिए पर वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो डबल ए लिया होगा तो बाकी तो 2 लेने के लिए एम टी और ये 5, तो 7 में से और 2 लिए और फिर वो 4 को अरेंज किया तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक लेटर रिपीट होता है। आया सबको समझ में? मैं यहाँ पर एक वर्ड दे रहा हूँ, क्वेश्चन से हमें 4 लेटर लेके वर्ड बनाना है, बट वर्ड अलग है, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव, सेम क्वेश्चन, 4 लेटर लेके वर्ड बनाना है, कितने वर्ड?
नेक्स्ट को इन्वॉल्व मत करना, पहले केसेस बना लो, क्या क्या किस टाइप के वर्ड बना सकते हो। अब पूरा सॉल्व नहीं किया वो तो चलेगा, मेरे को भी आंसर नहीं पता इसका, बस आप मुझे सी के टर्म्स में बता दोगे कि ये केस बन रहा है और उसमें सी के टर्म्स में ये लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या क्या रिपीट हो रहा है इसके अंदर, पहले तो वो लिख लेने का। 2 बार आई है, 3 बार ई है और 2 बार एफ। क्या रिपीट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, सी टी और पी। ठीक, ओके। पहला केस नो रिपीटेशन, तो उसका आंसर क्या लिखा आपने? 734 ये सबने किया है, ये सही है। 734 into 4 में फिर ओके। सेकंड केस वन लेटर इज अलाइक, वन लेटर इज अलाइक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कुछ डबल आई एफ एन ऐसा कुछ वर्ड ना, सही है ना? ओके ठीक है, इसके लिए क्या करें? अब देखो 3 जब लेते हैं तो काफी लोगों को ये डाउट आता है, सर इसमें तो 3 बार ही है बोले ना, मैंने ग्रुप एक लिया ना, ये लिया पर यूज में 2 ही को करूंगा तो मेरी मर्जी, मेरे को कितनी करना और फर्क पड़ता नहीं कि तीनों ही सेम ही है, कोई भी 2 ही यूज करो। तो आपको 3C1 करने की जरूरत है, 3C1 ही करना पड़ेगा वरना डबल ई वाला चॉइस ही नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, 3C1 फिर 62 into 62 ये देखिए आ रहा है सबका। ओके, तीसरा क्या? 2 लेटर्स है लाइक, 2 लेटर्स है लाइक मतलब कैसा केस? कैसा केस? मतलब ऐसा डबल ई डबल एफ वाला केस है ना? तो कितने ग्रुप चाहिए? 3 में से 2 तो बता, ये और ये लिया तो 4 अल्फाबेट आ गए, अरेंज करूंगा क्या यहाँ पर खत्म हो गया? 1 लेटर रिपीटिंग 3 टाइम, 3 लेटर रिपीटिंग करने के 3 रिपीट हो रहा है, तो 1 लेटर 3 टाइम का मतलब 3 तो सिर्फ यही हो सकता है ट्रिपल ई और उसके साथ फिर कुछ भी टी ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसके लिए क्या बनाऊंगा मतलब 1C1 into 62 1C1 क्योंकि 3 बार तो यही कर सकते हैं 61 नहीं है, बाकी 6 में से 1 लेटर और वेरी गुड, ये जिनका सही किया है वो एकदम सही है। और अगर कोई मिस हुआ है या गलत हुआ है तो एक बार चेक कर लो। अगले सवाल में ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? आप लोगों के ये आया ना सबको समझ में? तब ऐसा कोई भी वर्ड आया तो फिर कर लेना, ठीक है? आप लोगों के DTP 4 में पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 38, अगर 38 में आप लोगों को 23rd वाला
ठीक है, 23rd वाला पहले देख लो ना, DBB3 का 23rd, DBB3 का 23rd। देखिए DBB3 के 23rd में पहले क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे सोल्व करने की ट्राई करते हैं। बोले कि इन मैथ पेपर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन मैचिंग द कॉलम, जैसे एडवांस में क्वेश्चन आएंगे मैच द कॉलम, in which column A contains 6 entries and each entries of column A correspond to exactly one of the 6 entries given in the column B। ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, आपको मैच करवाना है और यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 एंट्री मतलब यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, A B C D E F और सामने 1 2 3 4 5 6, यहाँ का एक यहाँ पर मैच होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का ये मतलब हुआ। फिर क्या बोला है, 2 marks are awarded for each correct matching and 1 mark is deducted from each, अगर सही मैचिंग होगा तो +2, बट उसमें कोई भी गलत हुआ तो -1। A student having no subjective knowledge decide to match all the 6 entries randomly, पढ़ के नहीं गया तो क्या करेगा, randomly कुछ भी टिक मारेगा, राइट। तो बोले find the number of ways in which he can answer to get at least 25% marks in this question। इस क्वेश्चन के मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं? 12, एक के 2 अगर मिल रहे हैं सही मैचिंग के तो 6 के 6 सही मैचिंग करवा दोगे तो मैक्सिमम कितने मार्क्स आएंगे? 12। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं देखिए 12। अब जो बच्चा क्वेश्चन मतलब पेपर में बैठा है उसको आता कुछ नहीं है, पढ़ के गया ही नहीं है, तो क्या कर रहा है, गेस वर्क कर रहा है। तो आपको PNC मतलब आपको पॉसिबिलिटी किसके लिए चूज करनी है कि कम से कम उसके 25% मार्क्स तो आने चाहिए, आ रहे हैं या आने चाहिए। तो 12 का 25%, 25% ऑफ 12 3। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है कि उस बच्चे के मिनिमम 3 मार्क्स तो आते ही, मिनिमम 3 मार्क्स तो आते ही। ठीक है, अपने सारी पॉसिबिलिटी काउंट कर लेते हैं। राइट और रॉन्ग की वैसा हो सकता है कि उसके 6 के 6 राइट हो गए, 6 के 6 राइट हो गए मतलब कि 6 के 6 मैचिंग आपके सही हुए, तो रॉन्ग वाला एक भी नहीं होगा, तो उसके तो मार्क्स कितने मिलेंगे? ये चलेगा अपने को क्योंकि उसको 3 मार्क्स से ज्यादा चाहिए, करेक्ट। 5 राइट हुआ, 1 रॉन्ग हुआ, पर आप सोचोगे थोड़ा सा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 5 अगर राइट है तो 6वें को भी तो राइट ही होना पड़ेगा, तो कैसे हो सकते कि 5 राइट और 1 रॉन्ग? नहीं हो सकता ना, तो केस पॉसिबल ही नहीं है। पर 4 राइट 2 रॉन्ग हो सकता है, 4 राइट और 2 रॉन्ग हो सकता है। 4 राइट में कितने मार्क्स मिले? 8 कटे कितने? तो मिले कितने? फाइनल ये भी चलेगा, 3 ही तो चाहिए थे उसको, 3 या 3 से ज्यादा। फिर 3 राइट 3 रॉन्ग, ये हो सकता है। 3 राइट के कितने मार्क्स और कटे कितने? ये भी चलेगा। 4 राइट 2 रॉन्ग, 2 राइट 4 रॉन्ग, तो 2 राइट के कितने मिले? कटे कितने? तो 0 हो जाएंगे, वो नहीं चलेगा। तो पीछे वाला करता ही नहीं ना, कमी मिलेंगे ना, अब तो 3 से तो कमी हो जाएगा, और आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 3 से यही 3 केस हो सकते हैं, यही केस हो सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो, राइट। बताएगा मुझे 6 के 6 राइट होने के कितने चांस? ये सोचने वाली बात ही नहीं है ना भाई, 6 के 6 राइट होने के चांस एक ही तो मैच होगा जो आपको वही लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे। तो 6 के 6 राइट होंगे मतलब 12 के 12 मार्क्स आएंगे, उसका तो एक ही चांस है जो सारे करेक्ट करके आओगे। 4 राइट 2 रॉन्ग, उसके लिए क्या करो? कितने राइट है? ऐसे क्या देख लो तुम लोग, 4 राइट है, कौन से 4 राइट? पहले 4 सिलेक्ट कर लो, 64। तो जो
4 का तो जो मैचिंग होगा वही करना पड़ेगा। बाकी तो 2 बचे वो आप गलत मैचिंग कर सकते। तो दो जो रॉन्ग वाले हैं, दो जो रॉन्ग वाले उनको रॉन्ग करने का कितने चांस होंगे? कैसे 2? आप मान लो कि ए का सही मैचिंग 1 है, बी का सही मैचिंग 2 है, सी का सही मैचिंग 3 है, डी का सही मैचिंग 4 है। ये आपने किया चारों, ये दोनों आपने गलत किया। और ई का सही मैचिंग 5 था, एफ का सही मैचिंग 6 था। अगर गलत कर तो फिर ई को आपने 6 ही दिया होगा ना, और एफ को आपने 5 दिया होगा। तो गलत होने का एक ही चांस है, गलत होने का जो ऑपोजिट वाला होगा, जो उसका नहीं होगा, उसी को टिक मारा होगा आपने। सही है ना? ओके, यहां आ जाओ। 3 राइट 3 रॉन्ग, 3 राइट। कौन से 3 राइट? 63। ये 3 तो राइट जगह गए। अच्छा, आपकी सबसे क्वेश्चन कौन सा कंसेप्ट का? डी अरेंजमेंट का। ये कंसेप्ट किसका है? डी अरेंजमेंट का। डी अरेंजमेंट कब यूज करते हैं? लिखा नहीं है, नहीं, ये लिखा नहीं है, बट आपको डी अरेंजमेंट तब यूज करना जब आपको मना कर दिया जाए। जो जिसके साथ जाना चाहिए, रेड बॉक्स में डालना चाहिए था, बट नहीं डलता है। सही मैचिंग करना चाहिए ना। आइडियली क्या करना चाहिए? गलत मैचिंग करोगे सही करोगे, सही। जब वो मना कर दे आपको कि सही नहीं करना आपको, सिक्शन के किसका क्वेश्चन है? डी अरेंजमेंट। तो 6 में से 3 राइट हुए, बाकी 3 के लिए आप डी अरेंजमेंट यूज कर लो। तो बाकी डी अरेंजमेंट का शॉर्टकट दे चुका था, r फैक्टोरियल इंटू 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6, और ये तो 1/2 फैक्टोरियल, 1/2, 1/3 फैक्टोरियल, 1/6 एलसीएम 6। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 - 1 2/6, ये 6 और ये 6, ये 2 आंसर। ये 2 किसका आंसर है? गलत होने का, गलत मैचिंग का। सही है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 तो 1 ही है, 64 और 62 सेम होगा। 62 का आंसर 62 का आंसर कितना हो जाएगा? 62। 6 into 5 divided by 2 into 1 तो 50, 63, 20, 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1 तो 6 कर दिया होगा। 5 4 20 और into 2 तो 40, तो 40 plus 15 तो 55 plus 1। उसको 3 मार्क या 3 मार्क से ज्यादा आएंगे, उसके पॉसिबिलिटी कितनी है? और 56 अलग अलग आपके पास क्वेश्चन है या मैचिंग है जिससे उसके 3 या 3 से ज्यादा मार्क आते हैं। अरे इसमें ये समझ आया सबको? अरे इसमें टोटल कुछ कंडीशन ऐसे बोले कि आपको मैच करवाना, तो अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? कितने बनेंगे? ये 1 एक के लिए तो 6 चॉइस है ना, किसी के साथ भी मैच करवा सकता था। बी के पास 5, एक तो कम हो गया होगा, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो 6 फैक्टोरियल 1। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो सकती थी? 720 में से 56 ही ऐसी चॉइस है जिसमें बच्चे के 3 या 3 से ज्यादा मार्क आएंगे। देखेंगे 3 पे भी सिर्फ 56 चॉइसेस है। हम गेस वर्क करते तो देखो कितना बड़ा रिस्क लेते हो आप लोग, है ना? सिर्फ 25% मार्क आने के सिर्फ कितने चांस होते हैं? 56। अगर ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसलिए गेस वर्क नहीं करने का, सिंपल हो जाएगा। इसमें आपने जो मल्टीप्लाई बाय 2 किया है गलत आने वालों के लिए, वो गलत आने वालों को आपने मतलब उसमें रखा क्यों है? जो तो 3 इसमें 3 तो 6 के 6 किए, तो 3 ही सही हुए, तो बाकी 3 गलत होने का चांसेस क्या क्या? गलत किस तरह से हो सकता है? चांस क्योंकि हम तो 6 के 6 कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि भाई उसने 3 ही किया बाकी 3 छोड़ दिया, उसने 6 के 6 को ठीक मारा। तो ये क्वेश्चन था डी अरेंजमेंट का, जो क्वेश्चन में आपको नहीं देंगे पर वो आपको पता चलना चाहिए। क्लियर? अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको बता रहा था DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 30, और जैसे क्वेश्चन करने का पर्टिकुलर समझा रहा हूँ।
अरे एक क्वेश्चन समझा, उसके पहले छोटे सेट लेके समझने की ट्राई करते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट का सेट है। अब आपको बोला गया है कि इसमें से P इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट में जाता है ना, सबसेट और इक्वल टू ए, एंड Q इज आल्सो सबसेट और इक्वल टू ए। तो आपको पूछा गया कि कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू नल सेट। P और Q का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। P क्या है, अरे ये पता है ना सबसेट का सिंबल है, P क्या है, A का सबसेट है, ये इक्वल भी हो सकता है। Q क्या है, वो भी A का सबसेट और इसके टोटल सबसेट कौन कौन, 5 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 3, सही है। और इसका जो सेट होगा दिस इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। P इसमें से कोई एक सबसेट है, P1 हो सकता है, सिर्फ 1 इज आल्सो सबसेट ऑफ इट। P नल सेट भी हो सकता है, नल सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इट। P2 3 हो सकता है, वो भी इसका सबसेट है। P1 2 3 भी हो सकता है, वो भी इसका सबसेट है। तो P इसमें से कुछ है, Q भी इसी में से कुछ है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, उसकी कोई चीज समझ आए क्वेश्चन। तो सपोज एक एग्जांपल, सपोज मैंने P को नल से, मतलब P जब सिलेक्ट किया था तो P सपोज नल सेट आया, तो फिर Q के पास कितनी चॉइस होगी आपके हिसाब से, 8 भाई, इसी 8 में से लोगे ना, और कहाँ से लोगे, इसी 8 में से कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नल सेट का किसी के साथ पे इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट ही होगा, तो फिर Q के पास कितनी चॉइस, कहाँ क्या होगी, अब अगर P को मैंने 1 लिया सपोज, तो Q के पास कितनी चॉइस, क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 2 भी नहीं हो सकता, 1 3 भी नहीं हो सकता, 1 2 3 भी नहीं हो सकता, 4 निकल गए, 4 बचते। जैसा कि मैं हर एक का सबसेट गिनने बैठूंगा, और ये तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट लिए, उस क्वेश्चन में n एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में थक जाएंगे, 10 मिनट लग जाएगा, तो फिर इसी वजह से नहीं करना चाहिए, इसको एकदम लॉजिक से करो। एक और केस बनाने बैठेगा, मैं क्या करूंगा, मैं मतलब आप लोग क्या करोगे, आप कहते हैं 3 है, इसमें पहला एलिमेंट 1 सपोज लेते हैं, इस 1 को लेके मेरे पास 4 चॉइस बन सकती है। कैसे, 1 हो सकता है P में हो सकता है, जैसे 1 P में था, एंड 1 हो सकता है Q में भी हो। जब आपने P सिलेक्ट किया, P सपोज आपने 1 सिलेक्ट किया, और Q सपोज आपने 1 2 सिलेक्ट किया, ये वाला सेट सिलेक्ट किया, तो 1 दोनों में पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी, 1 P में है पर 1 Q में नहीं है। P सपोज आपने 1 लिया था, और Q सपोज आपने 2 3 लिया, तो 1 P में है बट 1 Q में नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी, 1 P में नहीं है बट 1 Q में है, ये भी हो सकता है। और एक चौथी पॉसिबिलिटी, क्या इसको छोड़कर कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यही बन सकता है ना, और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है। तो 1 को लेके कितनी चॉइस, 4, 1 को लेके कितनी चॉइस, 4, 1 को लेके 4, मतलब 4 3 1, 4 में से चॉइस 1 के लिए होगा। 2 को लेके कितनी चॉइस, 4, यही 4, तो उसमें से कोई एक चॉइस 2 के लिए, 3 के लिए कितनी चॉइस, 4, तो 4 में से कोई एक चॉइस 3 के लिए। और जब तक 1 2 3 तीनों काउंट नहीं होता तब तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 3 1 4, 4 3 1 4, 4 3 1 4, तो 4 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 64, तो टोटल चॉइसेस कितनी आ गई। ये तो लिखा हुआ नहीं कंडीशन है, ये सब नहीं ले रहा हूं अभी, सिर्फ क्या क्या कंडीशन बन सकती है। टोटल चॉइसेस कितनी हो सकती है, 64। P और Q सबसेट होने के, मतलब P एक सबसेट है, A का Q एक सबसेट है, उसका सिलेक्शन के टोटल कितनी चॉइस, 64। आप अगर डायरेक्ट ही करते हैं, यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8, 7 है 8,
ये तो मैंने लिखा है, बट नहीं लिखा तो 2:n नंबर ऑफ सबसेट किसके बराबर होता है 2:n, तो 2:3 8। अब p के पास इस 8 में से एक चॉइस थी, p के पास 8 में से एक चॉइस, q के पास थी, तो 81 into 81 यही आता। तो अब बोलो फिर वही कर लेंगे ना, ये तो केस नहीं था, केस होगा तो वो करना डिफिकल्ट है। अब इस बात दिस क्वेश्चन ये पर समझ आया सबको, सबसेट का क्वेश्चन आया, कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आप यही मेथड फॉलो करिए। आप कोई भी मेथड और कोई भी और मेथड से करोगे तो बहुत लेंथी होगा, गलत होने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए आपको यही करना है सबसेट के क्वेश्चन। फिर जो कंडीशन दिया उस कंडीशन के हिसाब से आपको देखने का इसमें से क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। जसवीर बताओ मुझे, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें अब ये जो 4 चीज बनी थी उसमें से कौन सा केस चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, इसके हिसाब से। फर्स्ट वाला चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? नहीं ये क्वेश्चन दिया रहा, वन क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं, दोनों में सेम नहीं आ सकता। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन होता तो फर्स्ट वाली चॉइस नहीं चलती, क्योंकि वन दोनों में होता तो फिर इंटरसेक्शन में आ जाता, पर ये केस चलेगा, एक में है दूसरे में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ये भी चलेगा, दोनों में नहीं है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो फिर 1 के पास कितनी चॉइस, 2 के पास, 3 के पास, इसका आंसर 27 है। 3C1 into 3C1 into 3C1 समझ आया? समझ आया ना सबको? अब मैं यहाँ पर और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, P यूनियन Q इक्वल टू A, तो क्या करोगे? P और Q का यूनियन A हो जाना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना होता है चार में से क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो और कुछ सोचना ही नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, तो यूनियन नहीं समझते हो फिर कौन सा नहीं चलेगा, लाभ वाला चलेगा, बाकी सब चलेगा, क्योंकि यूनियन तो कहते हैं किसी केस में होगा तो भी कारण है, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि 1 अगर दोनों में नहीं होगा तो यूनियन में कैसा रहेगा, क्योंकि आपको तो ए बनाना है तो तीनों आने चाहिए, इसलिए कौन सा नहीं चलेगा, लास्ट वाला नहीं चलेगा। तो हर एक के पास कितनी चीज वापस 3 है, तो कितने एलिमेंट है 3, तो 3 to 3 to 3 मंजिल आपको आंसर देना ही है। लिख रहा हूं आपको, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू नल सेट एंड P यूनियन Q इक्वल टू A। P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू नल सेट एंड P यूनियन Q इक्वल टू A, ये दोनों साथ में बनना चाहिए। सेकंड और थर्ड वाले, सेकंड और फर्स्ट नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? सही बात, और लास्ट क्यों नहीं चलेगा? यूनियन ए नहीं बनेगा, सही बोल रहे हो है ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो सिर्फ चलेंगे कितने, 1 के पास 2 स्विच, 2 के पास भी, 3 के पास भी, तो एक देखो कुछ केसेस ही नीट बनाना पड़ता है, डायरेक्टली कुछ भी पूछे। आगे समझ में, आपको कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन करने का इससे तरीका कुछ नहीं होता, यही करना है। अब उस क्वेश्चन में 38 उसमें थोड़े एक्स्ट्रा केसेस भी दिए तो वो भी आपको समझा। 38 क्वेश्चन पढ़िए। 38 क्वेश्चन में ए के अंदर अब मैंने जैसे 3 एलिमेंट दिए, दोनों ने कितने ले लिए एन, और कितने सबसेट की बात हो रही है, तो एक डी और एक सी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड सी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अब एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं। पहला, डी और सी को सिलेक्ट करने की चॉइसेस, 38 का पद, डी को सिलेक्ट करने के चॉइसेस, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सेट बी एंड सी। बी क्या है, ए का सबसेट, सी क्या है, ए का सबसेट। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एन, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, 1 को लेकर कितनी चॉइस थी, चॉइसेस तो में तो 4 ही है, 1 बी में है, 1 सी में भी है, 1 बी में नहीं है बट सी में है, 1 बी में है बट सी में नहीं है, और 1 दोनों में नहीं है।
यही होगा ना 4। तो 1 के पास कितनी चॉइस? 4। 2 के पास भी, 3 के पास भी, हर एक के पास। जब तक सारे एलिमेंट कंसीडर नहीं कर ले तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ। तो 4 into 4 into 4 कितनी बार? तो आपके पास पहले का आंसर 4 जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। बी एक्जेक्टली तो है, सबसेट क्या होता है? जैसे इसमें पी और क्यू सिलेक्ट करने के चॉइसेस कितने होंगे आपके? कहाँ से 3 है? पी सिलेक्ट करने के लिए 8 में से कोई भी एक चॉइस, क्यू को सिलेक्ट करने के लिए 60 में से कोई चॉइस, 64 चॉइस। उसी को करने का दूसरा तरीका था 4C1 into 4C into 4C, वही मतलब विदाउट एनी कंडीशन बी और सी को सिलेक्ट करने के लिए कितनी चॉइस है ना? तो 64। सॉरी, इसमें केस में 4 ये ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट का आंसर बताओ। ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट। बी और सी का इंटरसेक्शन नल सेट आना चाहिए। तो आंसर कितना? 3:8। कौन सा चॉइस नहीं चलेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा और आपको इंटरसेक्शन नल सेट चाहिए। ठीक है। अब आप सेकंड और थर्ड पेयर का डिफरेंस समझ रहे हो? क्योंकि आपको दिखेगा ये तो सेम क्वेश्चन दिया है बट एक वर्ड अलग है, ऑर्डर अनऑर्डर। क्या मतलब है? ऑर्डर मतलब समझ रहे ना, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। ऑर्डर मतलब जहां पर आप लोग बी पहले रखो, सी बाद में रखो, सी पहले रखो, तो ये ऑर्डर मैटर कर रहा है। बी और सी कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है ना। ऑर्डर एंड अनऑर्डर, तो इसमें कैसे उसको यूज करें? तो देखो ये भी आप समझ सकते हैं। ये तो 3:n आंसर है होगा, उसमें एक बस पॉसिबिलिटी में लिखना है। हो सकता है कि बी मैंने लिया था 1 2 और सी मैंने सिलेक्ट किया था सपोज 3 4 5, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? वो इसके अंदर इंक्लूड हुआ होगा। 3:n जो टोटल चॉइसेस आई है उसमें एक चॉइस वैसे भी आई होगी। फिर बी मैंने 3 4 5 लिया और सी मैंने 1 2 लिया, इसका इंटरसेक्शन कितना? वो भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ होगा, पर सेट तो सेम ही है 1 2 और 3 4 5। बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि बी को आपने 1 2 दिया और सी को आपने 3 4 5 दिया, फिर बी को आपने 3 4 5 दिया और सी को 1 2 दिया, तो दो अलग अलग चीजें हो गई, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है। जब अनऑर्डर आएगा तो दोनों को एक ही माना जाएगा, फिर किसको क्या दे वो मतलब नहीं है, क्योंकि सेट तो सेम ही है। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो उसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड पेयर। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हर चीज को मैंने इसके अंदर दो बार काउंट कर रखा है। ये जैसे 2 बार काउंट हुआ यहाँ, अनऑर्डर्ड पेयर के लिए तो दोनों एक ही बार हुई ना। ऑर्डर के लिए दोनों अलग अलग है बट अनऑर्डर के लिए तो ये सेम ही है। तो इसको आपने इसमें कितनी बार काउंट कर रखा है? 2 बार। कितनी बार काउंट कर रखा है? 2 बार। तो हर चीज को ऐसे 2 बार काउंट किया होगा, एक्सेप्ट एक सेट ऐसा है जो आपने 2 बार काउंट नहीं किया होगा। कौन सा? नल सेट। बी जब नल सेट होगा और सी भी जब नल सेट सिलेक्ट किया होगा, तो इसका उल्टा करने का मतलब ही नहीं है ना, उल्टा करोगे तो वही दिखेगा। इसको छोड़ के मैंने हर चीज को 2 बार काउंट किया, इसीलिए मुझे पता चल गया था इस क्वेश्चन में अनऑर्डर्ड पेयर में कि भाई हर चीज मैंने इसमें 2 बार काउंट किया, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 कर लेता। बट आपका डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डिवाइड बाई 2 करने से? क्योंकि एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसको आपने 2 बार काउंट नहीं किया, तो उसको फिर डिवाइड बाई 2 कैसे किया? तो फिर उसको डिवाइड बाई 2 करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ नल सेट को मैं अलग से एक बार ऐड कर दूं। इस रिलेशन में एक पॉसिबिलिटी तो यही राइट, और एक बार उसी को ऐड किया मैंने प्लस, तो जो एक बार था वो भी अब कितनी बार हो गया? तो बस डिवाइड बाई 2 कर। सर इसमें सारे रिपीट हो रहे तो 2 से बार नहीं आना चाहिए एंड तक, मतलब सारे रिपीट हो रहे ना, सारे सेट रिपीट हो गए 2 बार, तो सारे सेट का जैसे हम लोग 2 फैक्टोरियल मतलब उस हिसाब से अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। वो जो आप कंफ्यूज हो, वो जो फैक्टोरियल हम डिवाइड करते थे ओनली पॉसिबल व्हेन द अरेंजमेंट आर देयर। इसमें भी 2 से डिवाइड इसलिए करोगे तो हर से 2 बार काउंट कर लिए मैंने,
क्यों अनऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा थे। ये समझ आया? +1 समझ आया? मैक्सिमम बच्चों को ये सब कुछ पता चलता है डिवाइड बाय 2 करने पर वो गलती करते 3 डिवाइड बाय 2 करके आ जाते हैं, वो +1 करना भूल जाते हैं। या तो ध्यान नहीं रहता वहां पर भी, हर चीज 2 बार काउंट नहीं हुई है, एक चीज 2 बार काउंट नहीं किया आपने इस वाले को, तो डिवाइड बाय 2 करने से पहले इसको भी 2 बार काउंट करवाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, 4th पे चले जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी such that B union C equal to A and B intersection C equal to null set। इसका आंसर कौन से केस चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे? सेकंड और थर्ड, और ये दोनों, क्योंकि यूनियन आपको ए से तो ये चलेगा नहीं, और दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है तो ये भी नहीं चलेगा, तो हर एक के पास ये दो तो ही, और ऐसे कितने एलिमेंट, तो 2n। ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए हुआ। अब अनऑर्डर्ड पेयर, इसी क्वेश्चन का अनऑर्डर्ड पेयर पूछा, तो क्या बोलोगे आंसर? 2n। अच्छा, 2n कैसा नंबर होगा आपके हिसाब से? E1। उसमें +1 किया तो और फिर डिवाइड बाय 2 किया, आंसर पॉइंट में आएगा, तो माइनस में कोई दौड़ी है, इसे कुछ करेंगे नहीं। इस तरह के आप लोग वापस रट रहे हो, आपको लगा कि यहाँ पर, आपको लगा कि भाई यहाँ पर सर ने +1 करने को बोला है तो यहाँ पर भी +1 होता होगा, आपने ये नहीं सोचा कि भाई मैंने यहाँ +1 क्यों किया था, क्या वो +1 यही केस था ना? क्या ऐसा केस इसमें बनने भी वाला है कभी? आपके पास इस केस के अंदर ऐसा कौन सा सेट होगा जो आपने एक ही बार काउंट किया होगा? एक भी नहीं। आपके पास ये जो केस है कि B इक्वल टू नल सेट और C इक्वल टू नल सेट, वो इस क्वेश्चन में हुआ होगा। अगर B नल सेट लोगे, C भी नल सेट लोगे, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट आएगा, राइट? उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट आएगा, सही है, राइट? अब अच्छा, ये एक काम करते हैं, ये करने से पहले ये करते हैं, मुझे B यूनियन C ये चाहिए, दोनों साथ में नहीं चाहिए, एक बार ऑर्डर्ड पेयर में और एक बार अनऑर्डर्ड पेयर में। मुझे बताइए इसका ऑर्डर्ड पेयर का आंसर क्या होगा, फिर अनऑर्डर्ड पेयर में जाते हैं। B यूनियन C का आंसर A आने का, ऑर्डर्ड पेयर का आंसर क्या होगा? 3n। कौन सा नहीं चलेगा? लास्ट वाला, दोनों में नहीं होगा तो नहीं चलेगा, कोई ना कोई एक में तो होना चाहिए। तो आंसर कितना होगा इसका? 3n। बराबर है? मेरे आपको आंसर देना इसका अनऑर्डर्ड पेयर का और रीजन के साथ, बताओ क्या करो। B यूनियन से आपको A चाहिए और अनऑर्डर्ड पेयर, क्या होगा? ये पता चला आपको 3n कैसे? क्योंकि ध्यान नहीं है तो कहां से समझ आएगा? बाकी सबको समझ आएगा 3n। कौन सा केस नहीं चलेगा? लास्ट वाला, क्योंकि अगर दोनों में नहीं होगा तो यूनियन में नहीं आएगा, तो A बना ही नहीं पाएंगे अपने, राइट? इसलिए लास्ट वाला केस चलेगा और बाकी तो कोई भी चलेगा, क्योंकि यूनियन के लिए किसी एक में ही होना चाहिए ना, दोनों में होने की जरूरत नहीं है। तो 3 चॉइस और ऐसे n एलिमेंट, तो 3 into 3 into 3 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। आंसर कितना है? 3n। फिर ऑर्डर्ड पेयर, अब इस ऑर्डर्ड पेयर में आंसर क्या होगा? इस अनऑर्डर्ड पेयर का इसी सेम क्वेश्चन का ऑर्डर्ड पेयर चाहिए आपको। अब इस ऑर्डर्ड पेयर का 3n जो है आप लोगों का, उस 3n पेयर में बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनी होगी। जैसे A को मैंने मान लेते हैं 1 2 3 ले लिया, और B को मैंने ले लिया 4 5 6 7 अप टू द n। इसका यूनियन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो यूनियन क्या होगा? A, सॉरी A नहीं, B और C। ठीक है ना? इस 3n में तो ये भी आई होगी। अब इसको उल्टा कर देते, इसको C नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं, ये भी इसके अंदर आया होगा।
क्योंकि अनऑर्डर्ड पेयर में तो दोनों अलग अलग है, बट ऑर्डर्ड पेयर में दोनों सेम। इसका मतलब हर चीज आपने कितनी बार काउंट किया एक्सेप्ट वन। कोई एक ऐसी चीज है जो आपने 2 बार काउंट नहीं किया होगा, कौन सा? नल सेट। नल सेट तो वैसे भी इसके अंदर नहीं है। नल सेट बी भी नल सेट, सी भी नल सेट, यूनियन ए कैसे हो गया? पूरा सेट। अब हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज बता दी, वही हर जगह अप्लाई कर लेते हो। इसमें नल सेट की तो बात ही नहीं आएगी ना, वरना यूनियन ए कैसे होगा? इसमें कौन सी चीज 2 बार काउंट नहीं होगी कि बी को मैंने पूरा सेट ले लिया और सी को भी मैंने पूरा सेट ले लिया, तो दोनों का यूनियन ये हो जाएगा। पर इसका उल्टा करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि सेम ही बनेगा। इसलिए इसको आपने 2 बार काउंट नहीं किया होगा, बाकी सबको आपने 2 बार काउंट किया होगा। तो फिर यहाँ पर अनऑर्डर्ड पेयर में 3n इसको भी 2 बार काउंट करवाना पड़ेगा, तो +1 डिवाइड बाय और आप वैसे भी समझ सकते, मतलब ये समझ पाए ना, कंसेप्ट बता दिया। पर अगर आप गलती से 3n डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको पता चल जाएगा मैं गलत कर रहा हूँ। 3n हमेशा ओड नंबर देता है और ओड को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। कोई पीएनजी का आंसर पॉइंट में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? अब जब दोनों साथ में दिया तो टोटल बेसिस 2n आएगा। कब? जब ऑर्डर्ड पे। अनऑर्डर्ड पे, अनऑर्डर्ड पे मैं डायरेक्टली बता दूं इसका आंसर क्या है। 2n ऑलरेडी इवन है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 होगा। इसका +1 जैसा कुछ नहीं होगा। +1 जैसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये होता फिर आप लोग +1 करते ना। क्या ये जो क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा कभी हुआ भी होगा? बी नल सेट हो, सी नल सेट हो, तो उसका यूनियन ए कैसे हो जाएगा? तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। फिर क्या ऐसा कभी हुआ होगा कि दोनों को, बी को भी पूरा सेट ले लिया और सी को पूरा सेट ले लिया? अगर बी को पूरा सेट लिया, सी को पूरा सेट लिया, क्या उसका इंटरसेक्शन नल सेट हो सकता है? तो वो केस भी कभी नहीं है। तो ऐसा इस पूरे में अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपने एक ही बार काउंट किया। हर चीज को आपने कितनी बार काउंट किया? 2 बार। तो फिर डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 ही हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर? 2n डिवाइड बाय 2, या तो फिर डायरेक्टली 2n -1। नीचे से डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो -1 पावर लेके जाएगा। तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, आपको रट के नहीं जा सकते। पर लॉजिक ये है, बाकी अब अंदर क्या पूछेंगे वो नहीं पता। समझ आया? ऑर्डर और अनऑर्डर पे लास्ट वाला ऑर्डर। मतलब ऑर्डर पे मतलब वो जो ए और बी होते हैं वो एक ऑर्डर पे मतलब मेरे को मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला 12th का बुक का, राइट? मेरे को मैथ्स 1 मिला, आपको मैथ्स 2 मिला। फिर आपको मैथ्स 1 मिला, मेरे को मैथ्स 2 मिला। ये अलग अलग चीज हो गई, राइट? ये ऑर्डर है क्योंकि आपस में अलग अलग बंदे हैं। पर अगर अनऑर्डर होगा तो मेरे को 1 मिले, आपको 2 मिले, या मुझे 2 मिले, आपको 1 मिले, तो फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर मैटर नहीं करता बेसिकली, किसके पास क्या आ जाए मैटर नहीं करता। चीज तो सेम ही है, वही बुक 1 बुक 2 है ना? ऑब्जेक्ट वही है, जाए किसी के पास भी कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वो कब की बात है? अनऑर्डर्ड है, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। समझ आया? इसीलिए इसको मैं अनऑर्डर्ड पेयर में अलग अलग मानूंगा। सॉरी, इसको ऑर्डर्ड पेयर में इसकी अलग अलग होगा, ये और ये दोनों। पर अनऑर्डर्ड पेयर में दोनों सेम ही होगा, क्योंकि सेट तो वही है, ऑब्जेक्ट वही है, भले किसी को भी दो, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब देखो 6 वाला क्या बोला है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इज सिंगलटन। सिंगलटन मतलब बी और सी में एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ना एक से ज्यादा। तो किसको कॉमन लेना चाहते हो? मुझे बी और सी में एक एलिमेंट कॉमन चाहिए। कौन चाहिए? कोई भी। तो पहले कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना, पहले कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। है कितने एलिमेंट? पहले मैं n में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा जो मैं कॉमन लेना चाहता हूँ। सपोज वो एलिमेंट 5 सिलेक्ट हुआ, तो 5 के पास कितनी चॉइस? इस 4 में से 5 के पास कितनी चॉइस?
एक चीज हुई भाई, दोनों के इंटरसेक्शन होने के लिए दोनों में ही होना पड़ेगा ना। तो उस फाई के पास तो कितनी चॉइस है? एक। अब उस फाई को छोड़ के कितने एलिमेंट बचे? n-1। और हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस? 3। क्योंकि इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आना चाहिए था ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दोनों के इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट चाहिए। तो फाई को कॉमन ले लिया आपने, तो वन नहीं ले सकता ना कॉमन दोनों में, वरना इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 1 के पास कितनी चॉइस? ये 3। 2 के पास भी कितनी चॉइस? 3। 3 के पास भी कितनी चॉइस? हर एक के पास कितनी चॉइस? हर एक कितने एलिमेंट? n-1। ये तो कॉमन ले लिया, तो आंसर इज 3⁻। तो MC1 नहीं होता, तो आंसर इज n into 3⁻। करेक्ट। अब अगर ऐसे पूछा हो, अगर ये समझ में आ गया हो तो आपको आंसर देना है। ये समझ आया आपको लास्ट वाला? तो अब आपको ये पूछा गया कि n of B intersection C is equal to 5। इसकी चॉइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B intersection C equal to 5 होना चाहिए। तो क्या करें सबसे पहले? अगर नहीं दे पाओगे आंसर, मतलब ये समझ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ समझ है आपको? क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 5, मतलब P और C के अंदर कॉमन एलिमेंट 5 होने चाहिए। तो पहला काम क्या करोगे? 5 एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। कौन से? तो क्या लिखो? NC5। ठीक है, ये 5 एलिमेंट सिलेक्ट किया। ये जो 5 एलिमेंट सिलेक्ट किया उनके पास कितनी चॉइस होगी? एक ही चॉइस होगी, दोनों में होना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बाकी के एलिमेंट्स को कितने बचे बाकी के? n-5। और उन सब के पास कितनी कितनी चॉइस? 3। तो क्या लिखो? इंटू 3⁻n-5। वेरी गुड, सही है। अगर 5 एलिमेंट कॉमन किया तो कौन से 5? ये 5। तो पहले वो 5 एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और वो 5 के बाद ये एक चॉइस होगी ना, दोनों में होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। और बाकी बचे n-5 एलिमेंट। अब उन सब के पास कितनी चॉइस? 3। कौन सी नहीं चलेगी? फर्स्ट वाली। बाकी 3 में तो कुछ भी चलेगा। क्लियर है? तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारी टाइप के केसेस इसके अंदर आई गए हैं, बस ऑर्डर और अनऑर्डर में ध्यान रखना, उसमें गलती मत करना। ओके, देखो उसके बाद का और एक आंसर, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट मतलब पावर। एक्सपोनेंट किसके लिए यूज करते हैं? द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल का मतलब है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास 50 फैक्टोरियल है, इस 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है? एक बार है ना, एक बार आता है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से 2 48 टाइम्स आता है। कैसे? 50 फैक्टोरियल का मतलब आपको लगता है कि भाई, मतलब आप सब लोग को पता है ये 1 into 2 into 3 into 4 कितनी बार? 50 टाइम। ये 2 एक बार दिखा, यहाँ पर मुझे 2 2 बार दिख रहे हैं। 2 का स्क्वायर है। 15 में 2 into 3 तो वापस 2 आएगा। 8 में 2 into 2 into 2 तो 2 3 बार आएगा। 10 में 2 into 5 तो 2 वापस एक बार आएगा।
तो 50 फैक्टोरियल में 2 एक बार कैसे होगा, 2 बहुत बार होगा, सही है ना। तो वैसे अब आपको कोई भी प्राइम, क्योंकि प्राइम के लिए क्यों, बिकॉज प्राइम ही वापस डिवाइड नहीं हो सकता ना आगे फर्दर, 4 तो हो सकता है, 6 हो सकता है, इसीलिए आपको प्राइम के लिए पूछा जाएगा हमेशा, और कोई नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा, राइट। अब मैन्युअली करने में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं इसका शॉर्टकट दे रहा हूँ। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, ये पता करने के लिए आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ ये यूज करना है। ये जो सिंबल है क्लोज ब्रैकेट, जैसे जीआईएफ का सिंबल है, जीआईएफ आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होता है जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका काम क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है। 12.36 का जीआईएफ, 12.36 का जीआईएफ, 12 क्या है उसका इंटीग्रल, और 0.36 क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, फ्रैक्शनल फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये सब सिंबल है तो पता होना चाहिए आप लोग। तो ये n/p का जीआईएफ प्लस n/, नीचे पावर बढ़ाते जाना है, फिर n/p² का जीआईएफ, फिर n/p³ का जीआईएफ, फिर n/p⁴ का जीआईएफ, फिर तब तक चलेगा जब तक आप लोगों का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो जाए, ठीक है। जैसे ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हुआ तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, और किसी भी पॉइंट का जीआईएफ कितना, इसलिए सीरीज कब तक चलेगा, जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा। ये किसका मैं बता रहा हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल, ये E is for exponent, P is for prime number, n मतलब इसका फैक्टोरियल, जैसे इसके अंदर मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपको, 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है, तो क्या करूंगा, 50/2 का जीआईएफ, फिर 50/2² मतलब 4 का जीआईएफ, फिर 50/2³ तो 8 का जीआईएफ, फिर 50/2⁴ तो 16 का जीआईएफ, फिर 50/2⁵ तो 32 का जीआईएफ, फिर 2�6 लोगे तो 64 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा होते ही रुक जाना है, क्यों रुक जाना, 50/2 25 का जीआईएफ, 50/4 12 पॉइंट समथिंग तो उसका जीआईएफ 12 पॉइंट क्या है, क्या मतलब अपने को, 50/8 6 पॉइंट समथिंग, 8×48 50/16 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी 3 पॉइंट समथिंग तो 3, 50/32 1 पॉइंट समथिंग, तो 25 + 12 37 43 46 47। 50 फैक्टोरियल में 2 एग्जैक्टली कितनी बार आएगा, 47 47। 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, 47। करेक्ट। तो ऐसे कोई भी फैक्टोरियल के अंदर कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है, आप यहाँ से मैं इसका और एक बता रहा हूँ। तो बस आपको ये पूछा जाए कि 40 फैक्टोरियल को जब आप सोल्व करोगे तो लास्ट में 0 कितनी बार, 40 फैक्टोरियल का आंसर तो बहुत बड़ा होगा, जैसे आधा बोर्ड तो बढ़ ही जाता होगा, उसमें लास्ट में थोड़े जीरो भी होंगे, मे बी 2 0, मे बी 3 0, मे बी 4 0, तो कितने जीरो होंगे ये बता सकते हैं। एग्जैक्टली जितनी बार 0 कब आएगा, जब 10 आएगा, 10 कब आएगा, 5 और 2 की जोड़ी बनेगी। 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो होता है, वैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 ना, तो 120 में कितने जीरो आए, एक ही जीरो क्यों आया, क्योंकि 5 4 3 2 1 में 5 और 2 का एक ही पेयर बन सकता है ना, एक ही पेयर बने, एक ही जीरो आया। 10 आना चाहिए ना, 10 कब आएगा, 5 और 2 का पेयर बनेगा। तो आपको बेसिकली ये पता करना है कि 40 फैक्टोरियल में 2 और 5 की जोड़ियां बन कितनी, और उसके लिए कंस्ट्रक्शन मेरे पास, राइट। तो मैं क्या पता कर लूंगा, अच्छा अब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो 2 ज्यादा टाइम आता होगा कि 5 ज्यादा टाइम आता होगा, तो जोड़ी बनाने के तो 5 कितनी बार आएगी, उतनी जोड़ी बनेगा ना,
5 13 टाइम आया, 2 24 टाइम आया, तो जोड़ी तो 12 ही बना पाओगे ना, या 13 जो भी मैंने बोला। इसलिए 2 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली क्या ढूंढ लूंगा 5। 40 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है, तो 40 बाई 5, 40 बाई 25, फिर 40 बाई 125, 5 का क्यूब, वो लेने की जरूरत। 40 बाई 5 8, 40 बाई 25 1 पॉइंट समथिंग ना, तो 5 कितनी बार होगा, 2 से ऑब्वियसली ज्यादा टाइम होगा, पर जोड़ी कितनी बना होगा 9, जिसमें कि 40 फैक्टोरियल में लास्ट में से कितने जीरो होंगे, बाकी आगे जो नंबर हो वो पता नहीं। क्लियर? आयत 1 में क्वेश्चन में नहीं देंगे आपको, इसको यूज करो, वो तो बस इतना बोल देंगे 40 फैक्टोरियल के लास्ट के जीरो बता करो, तो उस टाइम पर आपको समझ आना चाहिए कि इसके अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए। या फिर अगर ऐसे दे दे तो आपको बोले कि ऐसे एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल, 8 फैक्टोरियल के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, तो फैक्टर्स का तो लास्ट क्लास में कंसेप्ट डिस्कस किया था सिमिलैरिटी वाला, तो उसमें क्या करते थे, हाँ वो तो बराबर है, बट सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले प्राइम डिवाइजर ढूंढ लेते थे ना, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, तो छोटे नंबर हो जैसे 120 जैसे नंबर हो तो वो आपने बचपन वाला मेथड करके अपने कर लेते थे, बड़ा नंबर हो तो करने में टाइम लगेगा, तो इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट यूज करना कि 8 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार, 8 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार, तो 8/2, 8/4, 8/8, सही है ना। फिर 8 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार, 8/3, 8/9, लेकिन 8 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार, 8/5, 8 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार, 8/7, 8 फैक्टोरियल में फिर 11 कितनी बार, 7 के बाद 11 आएगा ना प्राइम नंबर, पर आएगा ही नहीं, 8/11, 8 फैक्टोरियल में 11 आता ही नहीं होगा, इसका मतलब है, सही है ना। तो फिर 2 कितनी बार आया, 8 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार, ये 4, ये 2, ये 1, तो 2 कितनी बार, 7 है, 8/3 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 3 कितनी बार, 2 है, 8/5 1 पॉइंट समथिंग, 5 कितनी बार, 8/7 1 पॉइंट समथिंग, 7 कितनी बार, तो टोटल डिवाइजर 8 into 3 into 2 into 2, फिर जो n+1 आप बता रहे हैं ये क्या कर लेगा, तो 8 into 3 24, 48, 96, इसके टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, 96। समझ में कैसे यूज करते हैं, तो कोई भी फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आ सकता है, अगर ये पता करना है इसको यूज करना। ये मैंने आपको 3-4 अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बचे जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता पूछेंगे कि आपको जो पूछेंगे बड़ी सी टाइप का कुछ होना है। क्लियर है, किसी को डाउट इसको नोट डाउन कर लो, और आज मैंने आप लोगों को 2 बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए बताया। आप लोग अब प्रैक्टिस के लिए ये डीपीपी 37 तक आप करके आए, 38 मैंने बता दिया, राइट। इसमें जो नहीं कर पाओगे आप लोग वो मैं बता दूं कि आप लोग वो नहीं कर पाओगे इस पूरी डीपीपी में। 48 नहीं कर पाओगे, 48, 49, 50 ये तीनों में से कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। इनफैक्ट आप 48 के बाद आप कहीं ना कहीं अटकोगे।
तो आप ठीक है, इसका उसमें भी 39, 40 या 42 आप कर चुके हो लास्ट क्लास है ना, 39, 42 आप क्लास, तो ठीक है, इसमें तो फिर कुछ ज्यादा बता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू करो, आप पीवाईक्यूज करना चालू करो, स्टार्टिंग से करना सर, एंड से नहीं। आप लोग स्टार्टिंग से करना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी हो, पहले पीवाईक्यू करो, पहले पीवाईक्यू करो। मैं तो और 2 कंसेप्ट और बताने पीएनसी में, आज का टाइम हो गया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट का सिर्फ बाकी रह गया है, ठीक है। अबे वो